अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसन पॉइंट। बेटा ये लास्ट वीडियो है एमसीक्यूज़ की। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि दोनों पेपर्स को सॉल्व कर दूँ। मेरे पास ये 2015 के दो पेपर्स हैं, एक ओल्ड पैटर्नर है, एक न्यू पैटर्नर है। तो पहले मैं ओल्ड से स्टार्ट करता हूँ, इसके बाद फिर मैं न्यू की तरफ आऊँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ यूनिट ऑफ। ईवी किसकी यूनिट है? वोल्ट, वोल्टेज हो गया। ई नहीं पता, तो हमें इतना तो पता है ना कि 1.6 10⁻⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होते हैं। तो जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। तो यहाँ से बेटा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने करेक्ट करना है। मैं थोड़ा सा शॉर्टली लेके चलूँगा ताकि वीडियो लेंथी ना बने। कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है, लेकिन ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दें। थर्ड वन कहता है कि इन केस ऑफ कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस टॉलरेंस ऑफ सिल्वर बैंड इज। बेटा ये थर्ड टाइम आ चुका है, मेरा 1918 में आया था कि सिल्वर की टॉलरेंस क्या होती है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो सिल्वर होता है उसकी +-10 होती है, और जो गोल्ड होता है उसकी होती है +-5। तो सिल्वर की +-10 है, तो ये मैंने राइट ऑप्शन लगा दिया। फोर्थ वन है द गैल्वानोमीटर कैन बी मेड सेंसिटिव बाय मेकिंग द फैक्टर। गैल्वानोमीटर को किस तरह सेंसिटिव बनाया जा सकता है? गैल्वानोमीटर वाला टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में है ही नहीं, तो फिर हम क्यों करें, छोड़ देते हैं इसे। पांचवें में बात करते हैं द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्सिस। ये बेटा ज़रा यहाँ पे सब्र करें और इसको ज़रा सोचें, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स से पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट के बारे में 3 दफ़ा पूछा गया। तो इस बार मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट के बारे में बात आई है। तो हम हमें पता है बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू 5 होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होता है? बी ए के। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो हमने 2018 में भी डिस्कस की थी, 17 में भी, कि वो होती हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ए एरिया है, तो जब आप बी ए लिखेंगे तो ये हो गया न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। एरिया है, एरिया की क्या यूनिट होती है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में एरिया होता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा एन ए। दोनों पावर बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, -1 +2, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, या फिर न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो बेटा इसमें देखिए ये हमारा ए वाला करेक्ट है, न्यूटन एम्पेयर पर मीटर। सिक्स पे बात करेंगे। सिक्स क्या कहता है? सिक्स कहता है कि लेंजिस लॉ इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लेंजिस लॉ के टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। उसमें कंडक्टर लेते हैं, उसको मूव वगैरह करवाते हैं, फिलहाल हम उस पर बात नहीं हम करेंगे। सेवंथ पे बात करेंगे इफ बैक ईएमएफ इन अ मोटर। मोटर तो पढ़ा ही नहीं है रिड्यूस सिलेबस में, इसको निकालो। सेवंथ द टोटल रिएक्टेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस इज। बेटा इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें। सन 2013, 14, 15 और 16 4 साल मसलसल आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ये। और अभी तक जितने भी 2019 से 15 तक एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए पेपर, उनमें सबसे ज़्यादा अगर एमसीक्यूज आए तो इसी टॉपिक में से आए। तो क्या लिखा हुआ है? द टोटल रिएक्टेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंसिस। जब रेजोनेंस पे हमने बात की थी कि ये होता है, इधर XL है, इधर XC है, इधर R था, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं रेजोनेंस पे। हमने कहते हैं कि दोनों पे इनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है, FL और FC की, तो ये दोनों ख़त्म हो गए। तो बेटा पीछे कौन सी रेजिस्टेंस बचती है? R बचता है ना। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे इक्वल टू रेजिस्टेंस, कि R के बराबर इसकी रिएक्टेंस आ जाती है। नेक्स्ट सेवंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट। बेटा कोई भी वेव होती है वो एनर्जी को ही ट्रांसपोर्ट करती है। वोल्टेज करंट वाली तो कहानी ही नहीं है, वेव लेंथ से तो वेव ही चेंज हो जाती है। द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या होती है? कोई मुश्किल सवाल नहीं है। स्ट्रेस को हम किससे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की क्या यूनिट होती है? न्यूटन। एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या यूनिट निकलेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
डी ऑप्शन करेक्ट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 11th, इन रिवर्स बाइसिंग पी एन जंक्शन ऑफर्स, रिवर्स बाइसिंग में पी एन जंक्शन क्या ऑफर करता है? जीरो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस। मैंने जरा आगे पीछे पढ़ दिए, इन चारों में से कौन सा होगा? तो बेटा याद रखिएगा कि पी एन जंक्शन जब रिवर्स बाइस करंट रिवर्स बाइस्ड होता है उस वक्त तो करंट फ्लो ही नहीं करता। तो जब करंट फ्लो नहीं करता तो इसका मतलब क्या रेजिस्टेंस जीरो होगी? नहीं, रेजिस्टेंस जीरो का मतलब है कि करंट फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस हाई का मतलब है कि करंट फ्लो करेगा लेकिन कम होगा। लो रेजिस्टेंस और जीरो रेजिस्टेंस एक ही खाते में कि करंट फ्लो करेगा। इन तीनों केसेस में क्या है? करंट फ्लो कर रहा है। हाई है तो लेकिन इतना तो होगा ना कि करंट फ्लो करे। तो इसमें हम क्या करते हैं? इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, इतनी रेजिस्टेंस कि करंट फ्लो ही ना हो। क्यों? क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में तो करंट फ्लो ही नहीं होता ना, आई तो फ्लो ही है ना, कहानी ही नहीं है इसमें कोई और। 12 पे बात करते हैं। 12 क्या कहता है? 12 कहता है, और ये थर्ड टाइम आ रहा है, 18 में भी आया है, 17 में भी है और 15 में भी है कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन डायोड इज, सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है। और याद रहे जर्मीनियम का अभी तक नहीं आया, लेकिन अगर आ जाए तो वो होता है 0.3 वोल्ट। अभी तक जो आया वो सिर्फ सिलिकॉन का आया। 13 पे बात करेंगे, इफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास बिकम। बेटा ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मास जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। मास इसका क्या आएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। सिंपल है, m इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। वी की जगह उसने क्या बोला है? स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वी की जगह सी पुट करेंगे, ये और ये कैंसिल, 1 आ जाएगा। m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर जीरो, समथिंग ओवर जीरो, इन्फिनिटी। तो हमने इन्फिनिटी टिक किया, लेकिन ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। इस वजह से पता है कि किसी रेफरेंस से अगर आ जाता है तो इन्फिनिटी टिक मारना है। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में क्या कंफर्म हुआ था? ड्यूअलिटी ऑफ लाइट, लाइट का ड्यूअल नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, या वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो बेटा देखें, बहुत सारे साइंसदान थे जिन्होंने ऑलरेडी बोल चुके थे कि जिस तरह हाइजेंस था उसने बोल दिया था कि वेव पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। बहुत सारों ने बोल चुके थे लाइट जो है वो बिहेव करती है एज एन वेव, ठीक है। जिसका डायफ्रैक्शन है वो वेव है, इंटरफेरेंस है वो वेव है, लाइट का वेव नेचर है। लेकिन आप कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखते हो तो वो पार्टिकल नेचर बता रहे थे। तो डेविसन जर्मन ने ये काम नहीं किया, उन्होंने वेव नेचर ऑफ पार्टिकल बताया, कि उन्होंने पार्टिकल का वेव नेचर बताया। इलेक्ट्रॉन को लिया था और बताया था कि ये भी एक वेव की तरह मूव कर सकता है। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एटम का डायमीटर जो आपने वो फार्मूला नहीं लगाया था रेडियस, क्वांटाइज रेडियस वाला फाइंड किया है चैप्टर नंबर 20 में, तो उसमें आपने निकाला था कि 0.05 ऑन्स्ट्रॉन होता है रेडियस एटम का। तो बेटा उसमें जो ऑर्डर लिखा है वो 10⁻⁻10 लिखा है। कभी कभार पेपर में यूं भी लिखा आ जाता है, ये ऑन्स्ट्रॉन आ जाता है कि कितने ऑर्डर का होता है। तो याद रखिएगा ऑन्स्ट्रॉन जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये वाला करेक्ट है। बात करते हैं 16 की। 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू, कि जो एनर्जी की अमाउंट है AMU वो किसके बराबर होती है? बेटा चैप्टर नंबर 21 बाइंडिंग एनर्जी, वहाँ पे जब हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त ये रिलेशन यूज़ करते हैं। 1 AMU एक 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। 17, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी वाला बेटा फिनोमेना जो है वो एंड्रल बैकल ने निकाला था। यहाँ तक ये हो गया। अब हम बात करते हैं न्यू वाले पे, कि न्यू जो है उसको डिस्कस करते हैं 2015 का, और आज एंड करते हैं इनका ऑब्जेक्टिव्स का। 15 में पहला क्या कहता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। बेटा ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, मैं नहीं कर रहा। अगर आपका दिल हुआ तो चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन ले लेना, Q1
Q2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, D की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और फोर्स होती है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर। बात करते हैं, अ चार्ज कंडक्टर हैज चार्ज ऑन इट सरफेस, ऑलरेडी लगाया है, ये आउटर सरफेस लिखा हुआ है। किस तरह, इस पे ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, सिर्फ यही बात बताऊँगा। देखें आपकी एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 1 में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे एक कंडक्टर है और उसके यहाँ पे चार्ज है, तो बेटा इनसाइड मिडल और सराउंडिंग तो हो ही नहीं सकता। इनसाइड जो है, अब आप कहेंगे कि सर इनसाइड तो चार्ज होता ही है, तो बेटा देखिए कोई भी बॉडी है, इनसाइड अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम मोशन की बात करें ना, तो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन आपस में इतनी हो जाती है कि चार्ज इनर सरफेस पे कंडक्टर में रहता ही नहीं है। देखिए क्या लिखा है, अ चार्ज्ड कंडक्टर हैज चार्ज ऑन इट्स आउटर सरफेस होगा, देखिए कंडक्टर चार्ज्ड है, तो इस वजह से आउटर सरफेस पे बात करेंगे। थर्ड पे बात करते हैं, थर्ड क्या कहता है, कहता है एम्पेयर सेकंड स्टैंड्स फॉर द यूनिट ऑफ, एम्पेयर सेकंड किसकी यूनिट है, एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर यूनिट है आई की, करंट की, और सेकंड टी है, तो आई टी किसके बराबर है, सवाल ये है। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे करता हूँ, करंट इक्वल होता है क्यू बाई टी, और यहाँ से क्यू क्या होता है, आई इंटू टी, तो मतलब चार्ज जो है वो इक्वल होता है एम्पेयर सेकंड के। तो यहाँ पे पावर नहीं है, एनर्जी नहीं, ईएमएफ नहीं, चार्ज। तो एम्पेयर सेकंड किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। अब आप कहेंगे सर चार्ज की तो कूलम थी, तो बेटा ये देख लो ना, Q इज इक्वल टू आई टी आपके सामने लिखा नहीं है। फोर्थ पे गैल्वानोमीटर का है, फोर्थ तो है ही नहीं। फिफ्थ पे बात करते हैं कि लोरेंट्स फोर्स इज गिवन बाय, लोरेंट्स फोर्स बेटा वो फोर्स होती है कि एक उस पार्टिकल पे लगती है जब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में हो। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला ऑप्शन टिक होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है क्यू ई, और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है एक चार्ज पे हमने पढ़ा है वो होती है क्यू वी क्रॉस बी। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, क्यू क्यू कॉमन लेंगे तो यही आ जाएगा। बात करते हैं छठे पे, छठा क्या कहता है, छठा कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसी जनरेटर, इन छः में से एसी जनरेटर में कौन सा है जो नहीं होता। तो स्लिप रिंग्स बेटा होती हैं, आर्मेचर उसका होता है, मैग्नेट होता है, कम्यूलेटर्स नहीं होते। सातवें पे बात करेंगे द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर तो है ही नहीं ना भाई। इन आर एल सी पैरेलल सर्किट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज, देख लें बेटा आर एल सी का टॉपिक अभी आपके सामने न्यू ओल्ड पैटर्न पे भी 2015 पे वहाँ पे भी एमसीक्यूज आया था, इसमें भी आया है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। उसमें आर एल सी सीरीज आया था तो इसमें आर एल सी पैरेलल आ गए। तो कहता है कि उसका फार्मूला क्या है रेजोनेंस का, तो रेजोनेंस का बेटा ये फार्मूला था 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी करेक्ट है, ये बेटा करेक्ट ऑप्शन है, दिस वन ये करेक्ट है, ठीक है। नाइन्थ पे बात करेंगे, नाइन्थ क्या कहता है, नाइन्थ कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम रेडियो एंटीना, रेडियो सिलेबस में नहीं है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सब्सटेंस आर, पी टाइप सब्सटेंस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, जो पी टाइप सब्सटेंस होते हैं इनमें मेजॉरिटी जो होती है वो होती है होल्स की, ठीक है, और माइनॉरिटी बेटा याद रखना माइनॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, क्योंकि पी टाइप है ना, अब पी से पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन है, पी टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं लेकिन कम होते हैं। यहाँ पे पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है, प्रोटॉन्स लिखा हुआ है, प्रोटॉन्स तो कहानी ही नहीं है, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं सेमीकंडक्टर में। याद रखिएगा जब भी पी टाइप या एन टाइप मटेरियल की बात आ जाए, ऑलवेज डील विद इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को टिक करेंगे। 11वां, द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग बेटा इन्वर्टिंग हो तो फिर इन दोनों में से आप लगा सकते थे, माइनस साइन है, ठीक है, ये इन्वर्टिंग है, ये याद रखना, ये तो नहीं होंगे। अब अगर मैं बात करूं कि इन्वर्टिंग का भी है तो कौन सा होगा, तो बेटा याद रखिएगा जब भी हम बात करते हैं ना गेन की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, गेन की बात करते हैं, जब भी गेन की बात करते हैं तो गेन में हमेशा हम देखते हैं आउटपुट और इनपुट, ये दो नहीं है,
इन दोनों में से कोई एक होगा। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ, देखें अगर आप भूल जाएं, ये कंप्लीट डेरिवेशन है इसके लिए, तो किस तरह आप याद रख सकते हैं। तो बेटा याद रखें, आउटपुट पे हम R2 लेते हैं और इनपुट पे R1, तो राइट आंसर ये होगा कि 1 प्लस आउटपुट ओवर इनपुट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 12th पे बात करेंगे। 12th क्या कहते हैं, द कॉमन एमिटर करंट एम्पलीफायर बीटा इज गिवन बाय, बीटा देख लें अभी जिस तरह मैंने आपको बोला है आउटपुट ओवर इनपुट, तो अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता। ये बेटा होता है आई सी ओवर आई बी के आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। 13 पे बात करेंगे कि इन कॉम्पटन इफेक्ट, ये बेटा सेकंड टाइम आया कॉम्पटन इफेक्ट में से, बल्कि थर्ड टाइम, इससे पहले कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में पूछा जा रहा था। तो इन कॉम्पटन इफेक्ट द फोटोन बिहेव एज अ, फोटोन लाइट है और फोटोन किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह, पार्टिकल की तरह, न्यूक्लियन की तरह है, बोथ है भी। बेटा न्यूक्लियन बोलते हैं सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइनली, सॉरी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली वी टॉक्ड कॉल्ड देम न्यूक्लियॉन्स। तो अब हम अगर 13 पे बात करें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट का कौन सा बिहेवियर बताता है, यहाँ पे बेटा लाइट की जगह फोटोन लिखा हुआ है, ये याद रखना, फोटोन लाइट एक ही बात है, तो पार्टिकल नेचर बताता है। ये देखा नहीं था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में पड़ा हुआ था, इधर से फोटोन आया, टक्कर मारी, इलेक्ट्रॉन इधर नीचे चला गया, फोटोन ऊपर चला गया। 14 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा स्टेबल वो एलिमेंट होता है या वो न्यूक्लियस होता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा हो। तो याद रखिएगा बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा आयरन की होती है, हीलियम, प्लोनियम, रेडियम इनकी सबसे इनसे कम होती है, हीलियम की सबसे ज़्यादा होती है। गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, बेटा ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। छठे पे बात करेंगे द रेडियस ऑफ 10th ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज, कि 10th ऑर्बिट का जो हाइड्रोजन एटम है इसके लिए रेडियस निकालें। थोड़ी सी इसके लिए मेहनत करेंगे, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर 0.053 नैनोमीटर। एन की जगह आप 10 पुट करें, 10 का स्क्वेयर 0.053 नैनोमीटर, 10 का क्या आ जाएगा 100, जगह कम पा रही है 0.053 नैनोमीटर। तो मैं इसको इधर कर रहा हूँ, तो ये आपका R10 आ जाएगा, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा R10 आपका आ जाएगा 5.3 नैनोमीटर। तो बेटा ये करेक्ट है 5.3 नैनोमीटर, ठीक है। लास्ट वन है 17 कि इन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एटम कैन नॉट एमिट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या एमिट नहीं कर सकता, तो बेटा वो गैमा रेडिएशन नहीं एमिट कर सकता सिंपली, क्योंकि इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन को कर सकता है, गैमा रेडिएशन नहीं कर सकता। अब बेटा ये हमारे हो चुके हैं सारे MCQs एंड इन सब में से राउंड अबाउट बोर्ड के पेपर में आई होप के काफ़ी सारे आ जाएंगे, लेकिन बेटा अगर नहीं भी आते तो ये मैं आपको बता दूं कि आप लोग टॉपिक्स देख लें कि किन किन टॉपिक्स से बार बार MCQs रिपीट हो रहे हैं। जिस तरह कॉम्पटन इफेक्ट में से 4 बार आ चुका है, लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद रेडियस जो है एटम का चैप्टर नंबर 20 में जो आपने पढ़ा है वो रिपीट हो रहा है, एम्पलीफायर बार बार रिपीट हो रहा है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो इनको बेटा अच्छे से कर लें टॉपिक्स को, ताकि जब नेक्स्ट आप MCQs के लिए जाएँ तो अच्छे से सॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम।